सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार। भाई जब प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद जब मिलन का समय आ जाता है और हम मिल लेते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। हम तो बहुत खुश हैं भाई। बिल्कुल, हम भी है ना? बहुत खुश हो जाते हैं। मिलकर अच्छा ही लगता है सबसे जब मिल जाते हैं तो, क्योंकि नई तरीके की बातें होती, नए विचार होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। और वैसे भी कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है। जैसे कि हम एक निश्चित समय पर आते हैं, यानी कि हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक 3 बजे हम हाजिर हो जाते हैं सखियों से मिलने के लिए। तो हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है कि ये समय ये काम होगा। लेकिन जब कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे इसका तो समय निश्चित है, लेकिन कुछ और जो होती हैं हमारी चीज़ें जिसको हम चाहते हैं वो नहीं पूरा होता है तो हम बड़े परेशान से हो जाते हैं ना मंजरी? बिल्कुल, बिल्कुल। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने उस काम को सही समय पर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अक्सर जब हम किसी कार्य को जल्दी से करने की सोचते हैं तो बस यही चाहते हैं कि उसका जो परिणाम है वो हमें शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। लेकिन इतनी जल्दबाजी जो होती है वो कि बिना आगा पीछे सोचे हम उन कार्यों को ही गलत ठहरा देते हैं जो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। तो मन में यही सोचते हैं कि फला काम होगा सही कि नहीं होगा, दुविधा में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब कार्य को सही ढंग से किया ही नहीं या उसकी आपने तैयारी ही नहीं की, जल्दबाजी करी, तो भला आप खुद सोचिए कि उसका जो परिणाम है या जो नतीजा आएगा वो क्या आएगा। हम ये तो हो गई मंजरी की बिल्कुल सही बात है कि जी। हमने ठीक से काम नहीं किया तो जाहिर है कि नतीजा जो है वो कभी-कभी कह सकते हैं कि जो हमने सोचा है उससे विपरीत आता है, उसके अनुकूल नहीं आता, या जितना हम सोचते हैं उतना नहीं मिलता है। उस तरह की, उस स्तर की हमें सफलता नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं हमारी गलती होती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें कि एक निश्चित समय है, वो लगना ही है। जैसे कि अगर हम खाना पका रहे हैं और बहुत भूख लगी है, तो अब अगर हम आलू भी उबालने के लिए चढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं अब ये पक क्यों नहीं रहा है? हाँ, उसमें अब भी तक 2-3 पक मिनट जाना तो जाते ही चाहिए। है। जी। लेकिन वो तो भई उसका एक समय है। आप कितनी भी तेज़ गैस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, आपका कितना भी उतावलापन बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका जितना समय है निर्धारित वो लगेगा ही। तो ये तो ख़ैर बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन जब और भी बहुत सारे हमारे काम होते हैं, उसमें हमें बहुत बेचैनी होने लगती है कि जैसे परीक्षा का परिणाम नहीं आ रहा है, या जी। नौकरी नहीं लग रही है, या बेटी की शादी नहीं हो रही है। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं उसमें हम बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, बिल्कुल, परेशान हो बिल्कुल जाते हैं। रेणु जी, है आपने ना? सही कहा। और हर चीज़ का एक समय होता है। तो जैसे हम लोग अपनी बात करें कि जब हम पढ़ते थे तो ये पेरेंट्स कहते थे कि तुम आज का आज याद कर लो, आज ही जो होमवर्क दिया गया है क्लास में उसको कंप्लीट कर लो, उसको पूरा कर लो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि जब हम समय से नहीं पढ़ते हैं, जो भी छात्र है या हम या छात्र कह लो, जो भी समय से नहीं पढ़ते हैं, साल भर ध्यान नहीं देते हैं अपनी पढ़ाई पर, जब वो एग्ज़ाम का समय आता है तब वो पढ़ते हैं तो उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है। बहुत घबरा जाते हाँ, हैं कि बल्कि कुछ कैसे लोग तो तैयारी बीमार करें। हो जाते हैं। हाँ, बीमार बिल्कुल। भी हो जाते हैं। और जब प्रश्न पत्र वो देखते हैं एग्ज़ाम परीक्षा के समय जा कर के, तो वहाँ उनको समझ में नहीं आता, वो हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्रश्न तो, वो अपने ऊपर नहीं सोचते कि मैंने साल भर क्यों नहीं पढ़ा। वो सोचते हैं ये तो हमारे अध्यापक ने ही हमें नहीं समझाया, जबकि वो समझा चुके होते हैं। हाँ, एक बात और है कि जी। वो क्योंकि कच्चा-कच्चा आपको याद होता है, पक्का नहीं याद होता है। वहीं जब आप समय से उसको याद कर चुके होते हैं, उसको 1-2 बार दोहरा लेते हैं, कभी-कभी तो कुछ संगी साथी हमारे होते हैं या बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो कि लिख कर फिर से उसका पुनरावृत्ति कर लेते हैं, तो एकदम रट सा जाता है, कंठस्थ हो जाता है। तो उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं अगर, तो ज़ाहिर है कि फिर उनके नंबर जो है जी। उसी अनुपात में आते हैं, है ना? जी, और हम लोग को याद है कि जब हम खुद भी थे इस उम्र में, तो खूब लिख कर पढ़ते थे और याद करते थे, और दिन-रात कोई भी घर का काम करते थे, तो हम उस प्रश्न उत्तर को याद करते रहते थे, अपने मस्तिष्क में दोहराते रहते थे जी। दिमाग में। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज के बच्चे हैं, उनको हर दिन पढ़ना चाहिए, हर दिन लिखने की भी आदत डालनी चाहिए। आजकल के बच्चों को लिखने
लिखने की आदत कम हो गई है, लेकिन उनको लिखने का भी अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें बाद में एग्ज़ाम के समय, परीक्षा के समय कोई परेशानी या तनाव ना हो और ये उन्हें बात तो है और अच्छे रिज़ल्ट भी मिले। बिल्कुल। और इसके लिए जो है ना सबसे हुँ, अच्छी बात वही है कि समय सारिणी बना लें, एक योजनाबद्ध तरीके से जब काम करेंगे, क्योंकि सबका अपना-अपना एक तरीका होता है। कुछ जो है वो एक बार में याद कर लेते हैं, कुछ को 5-6 बार याद पढ़ना पड़ता है तब याद होता है, कुछ को लिख कर अच्छी तरह से याद होता है। तो ये आप अपनी काबिलियत देख लें कि आपको किस तरह से बेहतर याद होता है। कुछ सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते जी, हैं तो उन्हें याद रहता है अच्छी तरह से, कुछ देर रात तक पढ़ते हैं। तो ये आपकी अपनी एक दिनचर्या है वो आप बना लें, समय सारिणी बना लें और ये हर काम पर भी लागू होता है कि कौन किस तरह से सबका एक अपना तरीका होता है काम का और उस पर आप लेकिन उसको एकदम निर्धारित कर लें, तो एक संकल्प सा कर लें कि हमें ऐसे ही करना बिल्कुल। है ना? और जो हमारे घर में जो आपके माता-पिता हैं, जी। उनको भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि उनका बच्चा पढ़ रहा है समय से कि नहीं पढ़ रहा है। और कई बार माँ हैं, वो अपने बच्चे से कह सकती हैं कि बेटा तुम याद करो, मैं सुनती हूँ। तो हुँ, उससे भी बच्चे के अंदर एक लगेगा कि हाँ, मुझे याद करके मम्मी को सुनाना है। और आप छोटे-मोटे को उसके मतलब एग्ज़ाम टाइप भी है, टेस्ट भी ले सकती हैं आप, प्रश्न बिल्कुल। बना दीजिए और बच्चे से कहिए हल करो। तो अगर एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, घर में मदर जो है, मदर ही ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाती है, सारा जी। उसके ऊपर ही रहता है, निर्भर रहते हैं बच्चे। तो माँ कर सकती है कि क्वेश्चंस बना लिए और बच्चे को दे दिए, 1 घंटे का समय निर्धारित कर दिया, तो इससे क्या होगा, बच्चे की आदत पड़ी रहेगी और वो उस समय कम से कम जब एग्ज़ाम देगा, तब उसे आसानी होगी। आसानी हो जाएगी, ये तो जी, परीक्षा की बात है, आजकल हाँ। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया है, तब्दीली आ गई है। लेकिन समय सारिणी की जो बात आ रही है, वो हम अपनी समय सारिणी नहीं, अपने कार्यक्रम की सारिणी बता दें, यानी सूची बता दें कि आज हम क्या-क्या लेकर आ रहे हैं। तो आओ पड़ोसन लड़े लड़ाई, तो जी, भई हम पड़ोसन से लड़ने वाले नहीं हैं, ये हम झलकी आज लेकर आए हैं और सखियों को सुनाएँगे। वहीं हम विश्व अंगदान दिवस है, तो अंगदान के महत्व के बारे में भी बताएँगे। और मंजरी कल जो है जन्माष्टमी पर जो हमने एक विशेष कार्यक्रम यानी जी, कि उर्दू शायरों के बारे में जी। बहुत सारा कुछ बताया था। उस बारे में हमारी बहुत सारी सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे अपने उद्गार लिखकर भेजे हैं कार्यक्रम के बारे में, तो अच्छा, उनकी भी हम चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन और ये जो आप समय की बात कर रहे हैं, वो भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा-सा गीत। जी।
तो भई समय की जो हम बात कर रहे थे, जो कल कार्यक्रम की हमने चर्चा की, उसमें बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने ये भी लिख कर भेजा है कि मतलब आपकी पूरी इच्छा, जो भी इच्छाएँ आप करें, कामना करें, वो जी। पूरी हो, यानी कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। ऐसी कामना भी हमारे श्रोता मित्रों ने की है कार्यक्रम से खुश होकर। वहीं हमारी एक सखी ने लिखा कि रसखान जी को जानती थी, लेकिन आज तो आपने शायरों की एक लंबी फ़हरिस्त ही इस कार्यक्रम में रख दी। सही में आज का एपिसोड अगर मैं मिस करती तो बहुत सारी जानकारी से अज्ञान रहती। आज के एपिसोड में आपने कृष्ण का पूरा चरित्र ही जी। बता दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन वहीं जो है ना, एक शायरा हैं परवीन शाकिर, उनकी एक बहुत अच्छी सी लाइन है कृष्ण के बारे में, वो हम भूल ही गए कल जी। कार्यक्रम में। तो वो आज हम बताएँ? ज़रूर करेंगे शामिल, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये झलकी, और जिसका नाम है आओ पड़ोसन लड़े लड़ाई। तो हमारी सखियां सुने ये झलकी। आशा, आशा भैया अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या बात है? 6:15 हैं, 6:30 बजे पहुंचना है। क्या चलना नहीं है आज? हो तो रही हूँ तैयार। राम जाने तुम्हें काहे की जल्दी पड़ी है। किसी की शादी पर ही तो जाना है, कहीं गाड़ी तो नहीं चढ़ना जो जैसे बैठी हूँ वैसे ही उठकर चली जाऊं। अजी मैं भी तो देखूं तुम कौन से हीरे मोती टांक रही हो या कोई चांद सितारे जड़ रही हो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे हर रोज हीरे मोती खरीद खरीद कर पहना रहे हो। 2-4 सोने चांदी के टुकड़े हैं, वो भी पड़ोसियों की आंखों में कांटे की तरह खटक रहे हैं। लो आ गए। कौन? वही जिनको अभी अभी याद किया था। शैतान को याद करो और वो हाजिर। ठहरो, मैं देखता हूँ। आंटी, क्या बात है बेटा? आंटी मम्मी ने थोड़ी सी कटी हुई सुपारी मंगाई है, हमारा सड़ौता टूट गया है। हमारे यहाँ नहीं है सुपारी उपारी। ओहो भाई दे दो थोड़ी सी, पड़ोसियों से ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्ही ने इन लोगों को सिर पर चढ़ा रखा है, इनका क्या है? ये तो रोज मंगतों की तरह खड़े हो जाते हैं। ये ले रे पप्पू, अपनी मम्मी से कह देना हमारी छालियां खत्म हो गई हैं। अच्छी बात है, कह दूंगा। देखा, इन पड़ोसियों के चक्कर में खामखा 5 मिनट की देर हो गई, फिर भूल गई। वो देखना बाहर पलंग बिछा है ना, उस पर मेरी साड़ी रखी है, जरा उठा दो प्लीज। अभी लाता हूँ। अरे ये क्या लग रहा है इस पर? देखो तो। हाय राम, ये तो कौवे की बीच है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी अभी तो प्रेस करके मंगवाई थी। भाई तुम्हें बाहर नहीं छोड़नी चाहिए थी, जानती तो हो। तो बाहर क्या किसी और का घर है? सत्यानाश हो इन पड़ोसियों का। क्या? मरों ने कौवे पाल रखे हैं, न जाने कहां से ले आए हैं। पड़ोसियों ने कौवे पाल रखे हैं? क्या कौवे भी कोई पालने के पक्षी हैं? हाँ हाँ, जब देखो तब कभी रोटी कभी चावल खिलाते हैं। जाने कहां से इनके घरों में फालतू अनाज आ गया है। खिलाते ये हैं, कौवे गंदा करते हैं हमारा घर। अब तुम ही बताओ मैं क्या पहनूं? अरे बाबा, तुम्हारे पास तो कई साड़ियां हैं, मेरे कपड़े खराब होते तो कोई बात भी थी, कोई भी निकाल कर पहन लो। तुम्हें तो मेरी साड़ियां भी जैसे चुभती हैं। अरे कैसे पहन लूं? अब देखो ना, चूड़ियां, ब्लाउज, सैंडल, यहाँ तक कि गहने भी उसी रंग के पहन चुकी हूँ। कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें किसी फैशन परेड में जाना है। अरे हाँ, याद आया, ये कमबख्त दुकानदार भी कैसे होते हैं। वो जो शादी में साड़ी देनी है ना, वो अभी तक देकर नहीं गया। तुम जरा जाकर ले आओ प्लीज। और यदि शादी में समय पर ना पहुंच सके तो? अरे बाबा, कोई बारात समय पर नहीं आती। थोड़ी देर हो भी गई तो क्या हुआ, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हमें तो बस हाजिरी देकर अपना कर्ज अदा करना है। अच्छी बात है, अभी जाता हूँ, जरा कपड़े पहन लूं। जरा जल्दी करो ना, मैं भी इतनी देर में तैयार हो जाऊंगी। वो साड़ी की पर्ची मेरे पर्स में पड़ी है, जरा निकाल लेना। कमबख्त किसी को खाते पीते देख ही नहीं सकते। अरे हाँ, इसे धोकर हवा में डाल दूं, इतने में वो आएंगे, ये सूख जाएगी। अरे तुम अभी तक यही हो क्या? श्रृंगार करने लगे थे? जा तो रहा हूँ, ये औरतें भी हद करती हैं, इतनी महंगी साड़ी खुले में डाल दी, कोई उठाकर ले जाए तो मुसीबत सारे मोहल्ले की। आंटी, आंटी। लो फिर आ गया। राम जाने इनके घर में क्या है रे। अब ये कटोरी लिए कैसे खड़ा है? आंटी हमारी चीनी खत्म हो गई है, मम्मी ने कहा है 1 कटोरी चीनी दे दो, राशन आते ही हम लौटा देंगे। ओफो, तो मैं क्या करूं? जब देखो तब हाथ पसारे खड़े रहते हैं। देखता नहीं मुझे कहीं जाना है, अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अच्छा पड़ोस है मैं तो। आंटी, आंटी दो ना चीनी। अरे चीनी तो बाजार में भी मिलती है। परंतु आज तो सोमवार है, सारी दुकानें बंद है। तो ऐसी कितनी चीनी खाते हो जो राशन की चीनी भी थोड़ी हो जाती है? हमारी तो मरी उसी में से बची पड़ी रहती है। ये ले पकड़ चीनी,
राम जाने इन्हें मांगते शर्म भी क्यों नहीं आती। हाय राम, मेरी साड़ी कहाँ चली गई है भगवान। हाय मैं मर गई, अभी 5 मिनट पहले तो यहाँ सुखा कर गई थी। अरे सत्यानाश हो, तुम्हारे घर में धूल पड़े, जिसने मेरी साड़ी उड़ाई है भगवान करे उसी के कफन के काम आए हैं। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ आशा, किस पर इतना चिल्ला रही हो? क्या बताऊं सुधा बहन, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। कैसा नुकसान? मैं तो खिड़की में खड़ी थी, तुम्हारी चिल्लाहट सुनकर भागी चली आई। अब क्या बताऊं, मेरी इनकी साड़ी थी, मरे कौवे ने उस पर बीट कर दी थी, जरा धोकर बाहर हवा में फैलाई थी, देखते ही देखते गायब हो गई। हाय राम, ये तो बहुत बुरी बात हुई। पड़ोस में ऐसे होने लगेगा तो बस यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। पर आशा एक बात है, इतनी कीमती चीज तुम्हें बाहर नहीं डालनी चाहिए। अरे ये तो मुझे भी पता है, पर मेरा घर है या कबूतरों का दरबा, कमबख्त भीतर कहीं हवा भी तो नहीं आती। सुनो, तुम्हें किसी पर संदेह है क्या? मेरी तो किसी से झगड़ा करने की आदत नहीं है भाई, भिख मंगे पीछे लगे रहते हैं। अभी आया था चीनी लेने, भिख मंगे कहीं के, चीनी के बहाने मेरी साड़ी ले गया। कौन आया था? मैं तो तंग आ गई हूँ इस मोहल्ले और मोहल्ले वालों से, पूरा हो इन बदली करने वालों का। कानपुर में अच्छे भले सरकारी मकान में रहते थे, आधी आधी रात तक चीजें बाहर पड़ी रहती थी, क्या मजाल जो कोई छू जाए। तुमने उसे साड़ी उठाते देखा? अरे देखती तो क्या पकड़ ना लेती, मैं सब जानती हूँ। कौन है भला बताओ तो। ना बाबा ना, बेकार में किसी से झगड़ा हो जाएगा। मुझसे डरती हो? मैं किसी से कहने जा रही हूँ क्या? अरे कान तो दीवारों के भी होते हैं, इन ऊपर वालों ने तो हमारा खाना पीना हराम कर रखा है। जब देखो तब फिरकी की तरह चारों ओर घूमते रहते हैं, कभी बड़ा आ रहा है, कभी इनकी लाडली आ रही है, कभी कटोरी उठाए छोटा आ रहा है। अभी अभी कमबख्त चीनी लेने आया था। तो तुम आने क्यों देती हो? मैं क्या किसी के पैरों में रस्सी डाल दूंगी? कभी जामन चाहिए, कभी दलिया चाहिए, कभी बेसन चाहिए। जैसे मैंने इन लोगों के लिए बने की दुकान खोल रखी है। गलती तो तुम्हारी आशा, तो तुम इन्हें आने ही देती हो। हाँ हाँ, मेरी ही चीज जाए और मैं ही बुरी। जब देखो तब फ्रिज का ठंडा पानी पीने चले आते हैं। वो तो अभी हमारे यहाँ टेलीफोन नहीं लगा, नहीं तो। आंटी मम्मी ने एक लोटा फ्रिज का ठंडा पानी मंगाया है। पानी मंगाया है? अरे जैसे मैंने कोई प्याऊ खोल रखी है। बोल, तू मेरी साड़ी चुरा कर ले गया है ना? नहीं आंटी, मैंने आपकी कोई साड़ी नहीं ली, मैं तो आपके घर में घुसा तक नहीं। कहाँ थी आपकी साड़ी? झूठ बोलता है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देख ले, मैं कहती हूँ चुपचाप मेरी साड़ी ला दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं करके बचना चाहता है। तूने बाहर अलगनी पर से मेरी साड़ी उठाई है कि नहीं? नहीं आंटी, मैंने तो वहाँ कोई साड़ी देखी भी नहीं, वहाँ कोई साड़ी थी ही नहीं। अच्छा, एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ बोलता है। ठहर जा, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, देखती हूँ कैसे भागता है तू। मम्मी मुझे बचाओ। ठहर जा तू। मम्मी मुझे बचाओ। क्या हो गया रे? वह नीचे वाली आंटी मुझे मार रही है, कहती है मैं उनकी साड़ी चुरा ले आया हूँ। साड़ी? तू साड़ी ले आया है? जरा चल के पूछूं तो अपने को जैसा लाट साहब की बेटी समझने लगी है। आशा, आशा वो आ गई। अच्छा मैं तो चलती हूँ। अब कहाँ जाती है? तो भूसे में आग लगा के भागने की कोशिश मत करियो। मैं भी देखूं मुझे चोर ठहराने के लिए कौन कौन धन्ना सेठ जमा है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, वे आशा जी की साड़ी खो गई ना, जरा पूछने चली। हाँ हाँ, सब सुनू हूँ मैं। ये ना समझियो बकबकाना खातर जबान सिर्फ तेरे पास है। तेरी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास भी 2-2 कान हैं। तुम्हारी कसम, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और के लठ मारेगी तो? पड़ोस में बसती हो, कहीं जंगल में तो नहीं रहती। कदे एक कटोरी बेसन आटा दे दिया तो कौन सा एहसान कर दिया हमारे पे। किनारे तक खाली कटोरी भरती हो और मैं किनारे से ऊपर चोटी बांध के वापस करती है तो चुपचाप ठा के घर में धर ले है। ईब जरा सा पानी लेना है तो चोरी सिर पर ला है तो। हाँ हाँ, 100 बार कहूंगी, तुम्हारे पप्पू के सिवा इस घर में कोई आया ही नहीं। मेरी साड़ी तुम्हारे घर में गई है। हाँ। हे भगवान, मैं कहाँ फंसी। अच्छा बहनों, मैं तो चलती हूँ, अंगीठी पर सब्जी छोंक कर आई अरे थी। ठहर जाना है, आज तेरे से भी 2-2 बात कर लूं। सारे मोहल्ले में तुम सा उकारो, बाकी सब चोर है। सुन लियो कान खोल के, सबसे अच्छा खावे हैं, सबसे अच्छा पैरे हैं। अरे रहने दे अपने खाने पहनने की, मुंह ना खुलवा। बगल में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मैं कहती हूँ कौन से हजारों रुपए तुम्हारे मियाँ जी कमाते हैं जो ठाट संभाले नहीं संभलते। ये नित नई साड़ियाँ क्या तुम्हारे मायके से आती ना हैं? तो तक तेरी चुरा के पैरू हूँ मैं। हाँ हाँ, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। मेरी साड़ी तुम्हारे पप्पू ने चुराई खबरदार है। मेरे बेटे का नाम लिया तो देखिए अच्छा नहीं होगा। अरे तो तू क्या करेगी? मुंह तोड़ के धर दूंगी तेरा। बड़ी बनती है अपने घर में, मैं दिया नहीं खाते। तेरे दरवाजे में भीख मांगने आते हैं कोई चुड़ैल कहीं की। अपनी चीज संभाल के धरी जाती नहीं, दूसरों के सिर हुई फिरती। क्या कहा? गाली देती है? शर्म नहीं आती? तू कौन सी मेरी रिश्तेदार है जो शर्म करूंगी?
देखिए पड़ोस हो है सुख दुख में काम न खातर, थारे बर के नीचे आते तो ना पड़ोसी हो तो अच्छे। अरे बाबा लड़ती क्यों हो, हम तो सच्ची बात जानते हैं, अपनी चीज आप संभाल कर रखनी चाहिए भाई, इसीलिए मैंने तो कुत्ता पाल रखा है। क्या मजाल जो कोई घर के पास फटक जाए। हाँ हाँ, तेरा कुत्ता भी देख रखा है मन ने, चौकसी करता होगा थारे घर की, चोरी करने तो मेरे घर आता है। क्या कहा? मेरा कुत्ता तुम्हारे घर? हाँ हाँ वही है ना, काले रंग का बड़ा है कुत्ता, देखने में तो यूं लगता है जैसे फाड़ के खा जाएगा। अभी परसों मेरा जीना खुला रह गया था, पूरी की पूरी साबुन की टिक्की मुंह में दाब के न्यू भाग गया। जा रे, कोई जंगली कुत्ता होगा, मेरा कुत्ता जी तो... नहीं, थारा एक कुत्ता था। ले साबुन का के है, सीने पर की चोट की तरह घाव खाकर बैठ गई मैं तो। पर कल जब मेरा 1 किलो दूध पी गया तो ऐसा जी में आया जो 87 के गोली मार दूं मैं। पी गया होगा, मैं क्या करूं, जानवर है, नुकसान तो अच्छे भले आदमियों से हो जाता है, मैं क्या उसे जानबूझकर तुम्हारे घर ना तो मैं तो उसे नौत्या देने जाऊं हूं। कभी कुत्ते देखे भी हैं, वही कहावत हो गई, बाप ना दादा चाबे पान, घास खोदते गए प्राण। ये कहीं जा फिरता तो बोलियो। हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे मेरे कुत्ते के पीछे लगे रहते हैं, वो तो इतना सीधा है कि बस। ये क्या हो रहा है? अरे आशा तुम रो क्यों रही हो? खैर तो है? ये घर के आगे इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? अरे बाबा बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ कुछ बताओ तो। होता क्या, मेरा सिर, तुमने इन पड़ोसियों के बच्चों को सिर पर चढ़ा कर रखा है। क्या? हाँ मैं? हाँ तुमने, तुम ही इन्हें बुला बुला कर कभी ठंडा पानी पिलाते हो, कभी सुपारी देते हो। तो गलत चीज तो नहीं दे दी? गलत दी जाती तो मेरा पिंड तो छूटता। तुम जैसे ही गए ये पप्पू का बच्चा कटोरी लेकर चीनी मांगने चला आया और साथ ही मेरी साड़ी भी ले गया। कौन सी साड़ी? वही जो बाहर सूख रही थी? हाँ हाँ वही मेरी साड़ी। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो, अंदर तो चलो। जो कहना है यही कहो, मैं इन सब लोगों को पुलिस में देकर रहूंगी। हाँ फिर वही बात, तुम चलो तो सही। मैं किसी का दिया नहीं खाती हूँ, एक तो ये सब लोग चोरी करे ऊपर से। हाँ फिर वही बात, तुम सुनती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ तुम भी चिल्ला लो। सुन लो जी, अब हम इस मकान में एक पल भी नहीं रहेंगे, चाहे हमें सड़क पर पड़े रहना पड़े, चोरों के बीच में बिल्कुल नहीं रह सकती। हाँ ओहो, अब सबके सामने मैं तुमसे क्या मैं कहूं? तो अब इस मकान में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाय मेरी साड़ी जाने किसके घर में होगी। भगवान सुन तो सही, कोई सुन तो नहीं रहा। तुम्हारी वो साड़ी तो मैं अंदर उठा कर रख गया था। क्या तुम रख गए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था तुम इतनी आफत खड़ी कर दोगी। ओफो, फिर तो या तो मकान बदलना पड़ेगा या उस साड़ी को कहीं छिपाना होगा, नहीं तो मैं सबके सामने कैसे पहनूंगी। तो सखियों, अभी हम सुन रहे थे आओ पड़ोसन लड़े लड़ाई। बहुत ही अच्छी लग रही थी, सुनकर बड़ा मजा आ रहा था इन लोग की बातें। हाँ, लेकिन हमें ख्याल रखना होगा कि किस तरह से, कि पहले हम अपने घर में देख लें, पहले आश्वस्त हो जाएं, तभी इस तरीके के इल्ज़ाम किसी पर लगाएं। लेकिन हाँ, ये हास्य नाटिका है चूंकि, तो हंसने के लिए कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, वाकई बड़ी मज़ेदार थी। और हम जैसे कि बात कर रहे थे, लेकिन हाँ एक बात और है कि आज हम एक सफल महिला के बारे में भी इस कार्यक्रम में बताएंगे, कथक नृत्यांगना श्रुति गुप्ता के बारे में, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे थे मंजरी जी, समय से काम करने की, और किस तरह से सफलता, और कोई भी चीज़ हमें चाहिए, तरक्की चाहिए या किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जी इसी में हम लोग बातें कर रहे थे। और इसी प्रकार नाम, सफलता, पैसा और पहचान एक दिन में कभी किसी को नहीं मिलती है। और रेनू जी, जब हम निरंतर प्रयास अभ्यास करते हैं और अपने काम में जुटे रहते हैं, तब भी हमें ये सब चीज़ें मिलने लग जाती हैं। कभी कभी समय अधिक लग जाता है हमारे प्रयासों में, या किसी तरह से कुछ कमी हो जाती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए अपने कार्यों और प्रयासों का अवलोकन कीजिए, आखिर कमी कहाँ पर हो रही है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। ये बात है। और जब गलतियां होती हैं तो जाहिर है कि हम जब आकलन करेंगे तभी उन त्रुटियों से उनको दूर करके फिर नए सिरे से जब हम शुरू करेंगे, तो जाहिर है कि वो जब कमियां नहीं होंगी तो हम हो सकता है कि सफलता पा लें। हालांकि उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक संभावना होती है और उस पर हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, है ना जी। और इसके लिए आपको एक योजना बनाकर, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि काम करना चाहिए, और क्या सही है क्या गलत है ये काम करते हुए या सीखते हुए पता चलता है।
अपनी निर्णय शक्ति को विस्तृत करें, खुद पर भरोसा और हौसला बना कर रखें और जो भी आप निर्णय लेते हैं, जैसे आपने सोचा कि आज तो मैं 2 पेज लिखूँगी या आप कुछ भी ड्राइंग करें या कुछ भी करेंगे बनाएँगे, तो आप उसकी शुरुआत कर दीजिए। जब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं किसी काम की, तब तक वो पूरा नहीं होता है और तब तक आपके अंदर की जो प्रतिभा है या आपके निर्णय लेने की क्षमता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो सिर्फ सोचते नहीं रहना है। हाँ, यानी कि योजना तो बनाएँ लेकिन उसके साथ उसको कार्य रूप में परिणत भी तुरंत करें, क्योंकि अगर जब हम उसको करना शुरू करते हैं तब हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं करते हैं तब तक ऐसा लगता है कि हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, करें, नहीं करें। तो ये कुछ जो हम दुविधा की स्थिति में रहते हैं, उससे भी हमें छुट्टी तभी मिलती है जब हम एक बार कदम आगे बढ़ा लेते हैं। तो एक बार कदम तो आगे बढ़ाइए, फिर देखिए किस तरह से मंजिल आपके कदमों में होगी। बिल्कुल, हिम्मत और हौसला तो रखना ही पड़ता हाँ, है। बिल्कुल। और एक बात और है कि कुछ नयापन, नए तरीके अपनाएँ, समय के साथ चलें और जो अच्छा कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दें कि वे कैसे कर रहे हैं, उनसे सीखें आप। बिल्कुल। कभी-कभी कभी-कभी ही क्यों, मतलब रोज़ ही आप देखिए, सीखिए और आप घर में हैं, आपके पास समय है तो आप कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़िए, प्रेरणादायक बातों को जीवन में अपने उतारिए और उनके जैसा, उनके आसपास जैसा बनने का प्रयास कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि धीरे-धीरे जो आप चीज़ें सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो आपके अंदर हो रही हैं, नहीं हो रही, इसका आप बिल्कुल। अपना आकलन करती रहें और आकलन ये जो करते बात रहें। कहा ना कि हर पल आप देखती रहेंगी, जब आपके में सीखने की ललक होगी या कुछ कहीं से प्राप्त करने की एक इच्छा रखेंगे आप, तो ज़ाहिर है कि आप किसी भी चीज़ से, मतलब कुछ भी आप प्रकृति जी। में देखें या अपने आसपास किसी व्यक्ति से मिले या किसी स्थान से या किसी भी वस्तु से भी हम सीख सकते हैं कि किस तरह से ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसमें से हम क्या चीज़ ले सकते हैं। जैसे अगर घड़ी चल रही है तो कितने नियत तरीके से, जी। एक स्वचालित तरीके से चलती रहती है। कोई उसे देखे, नहीं देखे, उसकी उपयोगिता है, नहीं है, ये उसको नहीं पता है, लेकिन वो अपना काम कर रही है। तो कुछ इस तरह से हम अपने आस-पास की वस्तुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। बिल्कुल, है ना? आपने बहुत सही बात कही है और इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, उनमें सब में अलग-अलग प्रतिभा होती है, अलग-अलग बिल्कुल। उनके गुण होते हैं। बस होता फ़र्क इतना है कि हम उन्हें सही समय पर पहचान नहीं पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को पहचानें और अगर एक बार आप अपने आप को पहचान गए कि आपके अंदर ये प्रतिभा है, तो उस पर ही अभ्यास कीजिए और फिर तो आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएँगे। समय और अवसर वो जीवन में हमेशा आता ही रहता है। बिल्कुल आता ही रहता है। और अगर हम एक बार फिर से अगर हम बात करें कि हमने जो छोटा-सा प्रयास कल किया था, ये जो जी। कहते हैं ना कि जब हम कुछ प्रयास करते हैं, यानी कुछ थोड़ा-सा भी श्रम करते हैं, तो उसका परिणाम बिल्कुल अलग होता है या जी। जो भी हम काम करते हैं उसमें निखार अलग तरीके का होता है। जैसे कि अगर हम कल की बात करें तो कल का जो कार्यक्रम हमारा सखी सहेली था, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो अपने उद्गार लिखकर भेजे हैं, उसी में किसी ने कहा कि गीत, कवि तथा संतों के गीतों का चयन लाजवाब था। किसी ने इसे कहा कि रेयर प्रोग्राम, किसी ने कहा कि हमारी किसी सखी ने कहा कि हमारे कृष्ण केवल ईश्वर नहीं बल्कि सखा और भाई हैं और मैं उन्हें ख़ास तौर से बड़े भाई के रूप में देखती हूँ, जिससे कि आप हर बात कह सको। इतनी प्यारी बात इन्होंने लिखी है, जी। बड़ा अच्छा लगा। वहीं हमारे एक मित्र लिखते हैं कि गोपाल कृष्ण फ़िल्म का गीत सुनाया, बच्चे कह रहे थे, पापा जी आपकी पसंद का गीत बजा है। तो ये इस तरीके की बातें हमारे दोस्तों जी। ने लिखकर भेजी है। वहीं एक मित्र ने एक बात और बहुत बड़ी मज़ेदार कही है। उन्होंने कहा कि सुबह यूनुस भाई ने पायल की झनकार का बड़ा मधुर सा गीत बजाया, तो हमने सोचा कि अब इससे मधुर गीत तो अब नहीं बज पाएँगे। लेकिन जब उन्होंने लिखा, फिर उन्होंने खुद ही लिखते हैं दूसरे संदेश में कि फिर अचानक याद आया कि अरे अभी तो सखी सहेली कार्यक्रम बाकी जी। है। तो इस तरह से सखी सहेली कार्यक्रम से श्रोताओं आपकी उम्मीदें बंधी हुई हैं और हमें अच्छा लगता है जी। कि जब आप खुश होते हैं कि हाँ, आपकी कुछ-कुछ उम्मीदों पर हम खरे उतरते हैं या कुछ-कुछ जो आप सोचते हैं, आशा करते हैं, हम वो पूरा करते हैं। और हमने बात की थी कि परवीन शाकिर की 2 लाइनें हम कृष्ण के बारे में ज़रूर सुनाएँगे, लेकिन फिर अभी हम रोक लेते हैं। और कल का वाक़ई प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैं तो घर से सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी गीत सुनते हैं एक और फिर उसके बाद हम सुनाएँगे 2 लाइनें। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता
खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर कितने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मुलाकात पर कितने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। ला 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 ला, ला 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 ला। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। ला 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 ला। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा
दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप। यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। भाई आज 13 अगस्त है और बड़ा ख़ास दिन है, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, या यूं कहें कि हम लोगों को जीवन दान मिलने के क्षेत्र में, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, विश्व अंग दान दिवस है। तो इसके बारे में हम चर्चा अभी करते हैं। और एक बात और है, इससे पहले ये बताएं कि आज हम काफ़ी कल की बात कर रहे हैं। 12 अगस्त की जो बात है उसके लिए, 12 अगस्त के दिन के लिए एक लाइन बड़ी ख़ास है मंजरी, मेरी हैड अ लिटिल लैम। ये जो पंक्ति है ये 12 अगस्त के लिए बड़ी ख़ास है, और वो भी सन 1877 में। ये लाइन कहाँ पर किस तरह से एक इतिहास रच गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो विश्व अंगदान दिवस के बारे में और उसके महत्व के बारे में जो है वो ज़रूर हमें जानना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम नेत्रदान के बारे में भी सुनते रहे, पहले उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये संकल्प नहीं लिया है और मृत्यु के बाद अपनी नेत्रों का दान नहीं करते हैं। लेकिन खैर चलिए जानकारी हम बढ़ाते हैं कि विश्व कैसे ये हम अंगदान कर सकते हैं। और क्योंकि चिकित्सक प्रयास करते हैं, लेकिन जब चिकित्सा जगत में अंगदान के पहल की बात हुई, ऑपरेशन के लिए जब धीरे धीरे उसमें सफलता मिलने लगी, तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, वाकई एक चमत्कार की तरह है। और मतलब जो है ना कि बहुत सारे उपकरण आ गए इस संबंध में, और लोगों को मिलने लगा कि क्योंकि बहुत सारे प्रकृति ने कुछ इस तरह से किया हुआ है कि बहुत सारे अंग अपने आप बन भी जाते हैं, थोड़ा सा उसका एक हिस्सा निकाल कर दे दिया जाता है और दूसरे के शरीर में वो अपने आप बनने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और इसीलिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाने लगा, ताकि लोगों में ये जागरूकता हो कि वो अंगदान करें और लोगों को इसका लाभ मिले, बाकी लोगों को। बिल्कुल, और आपने बहुत सही कहा है, अंगदान करना भी चाहिए, और इसलिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाने लगा। अंगदान को पुण्य दान के समान माना गया है। इसमें आप अपनी किडनी है, फेफड़े हैं, हृदय, आँख, पाचक ग्रंथि है, आंत है, त्वचा, अस्थि, नसें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दान कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में अंग दान के महत्व को समझने के साथ ही अंग प्रदान करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी संगठन और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोग भी उनके द्वारा भी ये जो दिवस है वो वर्ष में मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है एक तरीके से। बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन एक बात और है, जैसे कि हम लोग ने बहुत दिनों से किडनी के बारे में सुना था कि हाँ, किडनी दान दी जाती है, लोगों में लगाई गई, प्रत्यारोपण हुआ उसका, और लोगों को जीवन दान भी मिला। वैसे भी जैसे कहते हैं 2 किडनी है तो 1 आप दे सकते हैं। इसी तरह से अब धीरे धीरे पाचन ग्रंथि है, जैसे कि लिवर है, वो भी दान दिया जाता है, और उससे भी बहुत सारे लोगों को जीवन मिला है, तो उनका जीवन सुरक्षित हुआ है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें बहुत लंबी जांच प्रक्रिया होती है, और कोशिश करते हैं कि इसे व्यवसाय न बनाया जाए, बल्कि अपने परिवार का ही कोई एक दूसरे को दान कर दे, दे दे तो बहुत अच्छी बात है। और त्वचा की जहाँ तक बात है, उसमें भी वो तो खैर अक्सर देखा गया है कि जिसके खुद के अपने ही चेहरे आदि या जो शरीर का अंग दिखाई देता है, उसमें उन्हीं की जांघों में या कहीं जहाँ ज़्यादा होता है त्वचा, वहाँ से लेकर उसमें लगा दिया जाता है, पैचिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें तो होती हैं, और धीरे धीरे फिर त्वचा जो है स्वतः बनने लगती है, और जहाँ से निकाला जाता है वहाँ भी अपना वो मौलिक स्वरूप ले लेती है। और जो हमारे चिकित्सक हैं, वो जब ऐसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वो उनको पता रहता है, वो अंग को निकालते हैं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से कई तरह से जांच करके उनको संभाल कर रखते हैं, और जब जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे वो लगा दिया जाता है। यानी
जो डॉक्टर हैं वो एक तरह से नया जीवन देते हैं उनको, और जिसको ये लगती है, ये अंग लगाए जाते हैं, उन्हें बहुत खुशी भी होती है जब वो स्वस्थ हो जाते हैं। और चिकित्सा और शोधकर्ताओं की ये मेहनत और लगन का ही परिणाम है, इसलिए डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप भी मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हम यही कहेंगे कि आपको जीते जी संकल्प करना होगा, और बिना आपके संकल्प के कोई भी आपके अंग को नहीं छू सकता। और बहुत सारी तरह से सच बात है कि अब तो पहले केवल हम रक्तदान की बात सुनते थे, धीरे धीरे नेत्रदान की बात आई, और रक्तदान में भी 3 तरह से अलग अलग प्लेटलेट्स होती हैं, और जो 3 तरह से उसको अलग करके और 3 लोगों को दिया जाता है, जिसको जिस तरह की बीमारी होती है, उसको जिसको जिस तरह की ज़रूरत होती है। इस तरह से चीज़ें दी जाती हैं, और बहुत ज़्यादा शोध हो रहा है और कार्य हो रहा है इस पर। लेकिन ज़रूरत है कि जितनी ज़रूरत है लोगों को, अभी उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तो जागरूकता की ज़रूरत है। अब जैसे नेत्रदान की ही बात है, 6 घंटे के अंदर आप पहले लोगों को, डॉक्टर को बता दें, चिकित्सक को बुला लें, और वो आकर सुरक्षित रख लेते हैं, फिर जिसको ज़रूरत होती है उसे दे दिया जाता है। अब अगर आँखों की ही बात करें तो कितनी बड़ी बात है कि अगर एक व्यक्ति देता है तो 2 लोगों को रोशनी मिलती है, यानी 2 लोगों को उनकी आंखें लगाई जाती हैं, और इस तरह से 2 लोग जो आज तक जिंदगी नहीं देख पाए या कुछ वर्षों से जो महरूम है उससे उन्हें दुनिया दिखने लगती है, रंग दिखने लगते हैं। सोचिए कितने खुश नसीब हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से आप बाकी चीज़ों का दान छोड़कर बेहतर है कि अंग दान करें। तो हम तो यही आग्रह करेंगे, और इस खास तौर से इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हम सखियों से यही कहेंगे, क्योंकि जब सखियां कोई काम करती हैं या प्रण करती हैं तो जाहिर है बच्चों में वही संस्कार आता है। तो शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, और एक अच्छा काम कीजिए। और हम सुनते हैं एक गीत। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्तिंगत सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तरंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।
बहुत प्यारा गीत। और समझ गई हमारी सखियाँ कि क्या हमने सोचा जी। है और क्या बताने वाले हैं। जी। कथक नृत्यांगना श्रुति गुप्ता के बारे में, सफल हमारी नृत्यांगना, इनका नाम भी कहीं न कहीं बहुत सारे रिकॉर्ड इनकी झोली में है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इसके बारे में, इस पंक्ति के बारे में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने हमें रोशनी दी। हम बल्ब के नीचे बैठे हुए हैं, रोशनी जलती है, तो जाहिर है कि इसके जनक जो हैं, इसके आविष्कारक जो हैं, थॉमस अल्वा एडिसन हैं, जिनका जन्म 11 फरवरी 1847 ओहियो में हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, कहना चाहिए कि इनके मतलब कितनी चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया, कितनी चीज़ें पेटेंट करवाई हैं, उनकी संख्या है 1093। लेकिन जो लाइन हम बात कर रहे हैं, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, इन्होंने ये पहला जो रिकॉर्ड जब किया, जब इन्होंने बनाया फोनोग्राफ, ये 12 अगस्त 1877 में, वहाँ पर इन्होंने ये नर्सरी राइम लिखी, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, और ये पहला वर्ड बन गया जो इस डिवाइस पर लिखा गया। और इन्होंने ये सोचा कि जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं इसको सुनूंगा, अपने पुराने मतलब जब मेरी उम्र हो जाएगी तब मैं इसको अपनी नर्सरी राइम को सुनूंगा। तो कितनी खूबसूरत सी बात है कि इन्होंने इसको दर्ज किया। और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में रोचक जानकारियां हैं। और एक ख़ास बात और है कि हम चूंकि सफल महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बहुत सारी बातें तो हैं। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने एक प्रयोगशाला बना ली थी। 10,000 बार एक चीज़ के लिए वो असफल हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने वो 10,000 चीज़ें देखी जो इसको बनाने में मददगार नहीं हुई, मैंने उनको ढूंढा। उनकी मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि इसकी भी मुझे जानकारी मिली। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को कैसे सकारात्मक तरीके से लिया जाता है, और तभी हम कोई मंजिल हासिल कर पाते हैं। तो जाहिर है कि श्रुति भी कुछ ऐसी ही है जी। और देखिए ना, जब कोई ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ नृत्यांगना श्रुति गुप्ता जी ने किया, और जो कि एक सफल महिला है। उनका जन्म 15 अगस्त सन 1987 को सोलन, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनके पिता व्यापारी और थे, और माता पिता जो है इनकी गृहिणी हैं। अपने पापा से हमेशा इन्हें प्रेरणा मिलती रही, उन्होंने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। श्रुति ने भारतीय वाद्य संगीत में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री और पंजाब विश्वविद्यालय से भी इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। बचपन से ही श्रुति गुप्ता ने एक सपना देखा था कि वो एक अच्छी नृत्यांगना बने। उनके अंदर इस प्रतिभा की लहर उठ रही थी, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती, यानी ईश्वर के से उन्हें उपहार स्वरूप में मिलती हैं जिनको, और वे ऐसा मानती हैं कि उसकी मर्जी होती है तो हमारी मंजिल के रास्ते स्वतः ही खुल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि सब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्म, मेहनत और अभ्यास किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। ये तो बात बिल्कुल है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि 10,000 बार अगर कोई फेल हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि चलिए हमने वो 10,000 कारण देख लिए, उनका पता कर लिया कि जिनसे हमें सफलता नहीं मिली। वही कुछ छोटे से रूप में अगर हम देखें तो श्रुति ने भी बचपन से ही नृत्य करती रही, बढ़ती रही, और कक्षा 6 में पढ़ती थी जिस समय, तो सोलन के गर्ल्स स्कूल में जब पढ़ रही थी तो वहाँ संगीत की अध्यापिका बच्चों के साथ कुछ नृत्य की तैयारी करवा रही थी। और उसी वक्त श्रुति ने खुद उनसे जाके कहा कि डांस तो मैं भी कर सकती हूँ। तो अब जाहिर है कि जब कुछ बच्चे जो पहले से होते हैं कि उन्हें ही नृत्य कराया जाता है, तो नए बच्चों को देखकर एक बार शिक्षिका भी सोचती हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन श्रुति ने आगे बढ़कर कहा कि मैं नृत्य कर सकती हूँ, और खुद गाना गाकर उन्होंने नृत्य दिखाया, और वो गाना था होठों पे ऐसी बात मैं दबा कर चले आई। तो इतना मुश्किल सा गाना, और वहीं गाकर खुद नृत्य किया, मतलब यानी वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बिल्कुल। और फिर क्या था, श्रुति को अपना मनपसंद विषय मिल गया, वो था संगीत। यानी अपनी जो उनकी शिक्षिका ने कहा था कि आज से संगीत तुम्हारा विषय होगा, और शुरू से ही वो हेड गर्ल रही। हर प्रोग्राम में वे शामिल होती रहीं, इस तरह वे सीखती रहीं और वे आगे बढ़ती रहीं, और वे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के डांस विभाग की छात्रा भी रहीं। उन्होंने कथक की बाकायदा तालीम ली। उनके गुरु राजेंद्र गंगानी जयपुर घराने से हैं, जिनके दिल्ली स्थित विद्यालय में उन्होंने कथक की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह से आगे बढ़ती रहीं, और माउंट एवरेस्ट पर जाकर नृत्य करने की उन्होंने इच्छा की। और इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, और उन्होंने 18,380 फीट की ऊंचाई पर -24 डिग्री तापमान में, जाहिर है कि नृत्य करना था, तो नंगे पैर उन्होंने नृत्य किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 16 अक्टूबर सन 2016 को नृत्य प्रस्तुत किया। लद्दाख में खारदुंगला में ये रिकॉर्ड बनाया, और उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बाद में तोड़ा भी।
और जब वे जा रही थी तो उन्हें पता चला कि मार्ग बंद है, वहाँ भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन फिर समाचार से पता चला कि सब ठीक है। वे वहाँ उस खूबसूरत जगह करीब सुबह 10 बजे पहुँच गईं और 11 बजे उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया। 20 मिनट तक नृत्य किया। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उनके पैर अकड़ रहे थे, हवा भी ज़ाहिर है सर्द चल रही थी। जब वे नृत्य कर रही थी सभी चकित हो रहे थे। इंडियन आर्मी और आईबीपी के जवानों के साथ पहले से इस तरह की अधिक ऊंचाई पर आर्मी सेना को सैल्यूट करते हुए श्रुति ने ग्रैमी अवार्ड सम्मान से सम्मानित पंडित विश्वमोहन भट्ट के संगीत पर वंदे मातरम नृत्य प्रस्तुत किया था। और जब वो नृत्य करते वक्त उन्होंने तिरंगे को लहराया तो वहाँ पर उपस्थित सभी जवान भी थिरकने लगे, सबने नारे लगाए और अंत में माँ तुझे सलाम गीत पर नृत्य करते हुए उन्होंने अपनी प्रस्तुति को संपन्न किया। उन्होंने कथक यानी कथावाचन और भारतीय संस्कृत की इस नृत्य विद्या को केवल मंच तक ही नहीं सीमित रखा, बल्कि इतने बड़े स्तर पर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। और उन्होंने कई थीम पर नृत्य प्रस्तुत किया, जैसे रोहतांग के पास जो करीब 13,050 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ पर जल को स्टोरी बनाकर नृत्य किया। उन्होंने द नेचर थीम, सेव नेचर, प्रकृति निर्माण रूपम में शिव स्तुति की, उनको नमन किया, अभिनंदन किया कि आपने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है जिसके लिए इंसान को चाहिए कि उसकी रक्षा करे, और ये हम सभी का दायित्व है कि हम जहाँ भी रहें उस जगह को स्वच्छ सुंदर बनाएं। इस तरह का संदेश उन्होंने नृत्य के माध्यम से दिया। बिल्कुल। और इसी के साथ ही नकीला पास, लाचुंगला पास, ताल गंगला पास और बारालाचा पास में सन 2015 में भी उन्होंने हाड़ कपा देने वाली तापमान पर, जो करीब 17,180 फीट ऊंचाई पर -4 डिग्री सेल्सियस में 7 मिनट तक नृत्य प्रस्तुत किया। तो एक तरह से इन्होंने कमर कस लिया है कि हम बिल्कुल मतलब मुश्किल से मुश्किल काम करके दिखाएंगे। तो इस तरह से नृत्य की उपलब्धियां और बेटी बचाने का जो संदेश देने के लिए जो इन्होंने कार्य कर रही हैं, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही कई राज्य की सरकारों ने भी उन्हें सम्मानित किया। पंजाब कलाकार काउंसिल, पंजाब ललित कला अकादमी, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, हिंदी इंटरनेशनल और पंडित विश्वमोहन भट्ट द्वारा सम्मानित हुई हैं, और उनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य के लिए बहुत बार उनको सराहना उनकी की गई है। इस तरह उन्होंने लिम्का बुक में तो नाम दर्ज कर लिया है, और इस तरह से बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टेज शो किए हैं। और वे कई वर्षों से कथक की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। इतनी सफलता के लिए उन्होंने खुद को कैसे तैयार किया, इस बारे में भी हम सबको बहुत जानना चाहिए। और उन्होंने बचपन से कई पहाड़ों की ट्रैकिंग की। इसके अलावा जब वो रिकॉर्ड बनाने की तैयारी के बारे में सोच रही थी, उस दौरान वे रोजाना नियम से 7 से 10 किलोमीटर पैदल चलती थी। ट्रैकिंग पे वजन उठाते हुए वो करती थी, जिससे कि शरीर जो है वो फुर्तीला बना रहे। और मेडिटेशन नियम से वो सुबह 4 बजे उठकर वो मेडिटेशन करती थी नियम से, और अपने दिमाग को खुद को कंट्रोल करने के लिए वो इस तरह का अभ्यास करती थी मेडिटेशन के द्वारा कि उनका मस्तिष्क जो है वो कंट्रोल रहे, पावर आ जाए उनके अंदर। और मेडिटेशन से दिमाग मजबूत होता है और एक शक्ति भी मिलती है। जहाँ माइनस तापमान है, सर्द हवाएं हैं, हड्डी गलाने वाली ठंड है, वहाँ जाकर नृत्य प्रस्तुत करना इतना आसान नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे कहा कि ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने आप को एक नियंत्रित रखा और इस तरीके के कार्य कर सकती हैं, क्योंकि मुश्किल काम है, विचलित हो सकता है मन, तो ध्यान से बहुत मदद मिलती है। तो भाई इतनी ज़्यादा ढेर सारी चीज़ों के लिए हम सैल्यूट करते हैं, इनकी मेहनत को सलाम करते हैं, और इनके लिए प्यारा सा गीत बजा देते हैं जो कि इन्होंने खुद गाकर सुनाया था अपनी शिक्षिका को। जी। दुहाई है दुहाई।
भाई ये जो गीत है, वैसे भी आज वैजंती माला बाली जी का जन्मदिन है, तो जी। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है मंजरी जी। जी, बिल्कुल। और चलते हैं, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, तो हम सभी सखी सहेलियों से लेते हैं विदा। और तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली